आयुर्वेद जीवन में स्वस्थ रहने और एजिंग को स्लो डाउन करने का ज्ञान है। हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी, प्राण शक्ति मुख्य रूप से 3 दोष वात, पित्त और कफ के बढ़ जाने से प्रभावित होती है, जिससे कि शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद इन्हीं दोष प्रवृत्ति को नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के थ्रू दूर करता है और तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर शरीर को स्वस्थ करता है। अब ये आधुनिक प्राकृतिक उपचार क्या है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारा हॉस्पिटल लखनऊ के वरिष्ठ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में कौन सी प्रवृत्ति है, वात, पित्त या कफ की, ये कैसे पहचाने? देखिए, सभी के शरीर में वात, पित्त, कफ तो पाया ही जाता है, क्योंकि ये तीनों का सामान्य रूप से अगर समावस्था में संयोग होगा तो वो नॉर्मल शरीर की एक्टिविटी या फिजियोलॉजी को संपादित करने में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी एक निर्धारित प्रकृति होती है, जो भ्रूणावस्था से ही लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक ही रहती है। और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, अगर उनको इन वात, पित्त, कफ प्रकृति के अनुसार विभाजित किया जाए तो ये 7 प्रकार के कहलाएंगे। जैसे वातिक प्रकृति, पित्तिज प्रकृति, कफज प्रकृति, इनके द्वंद्वज द्वंद्वज प्रकृतियां, जैसे दो का कॉम्बिनेशन, जैसे वातज पित्तज, वातज कफज, पित्तज कफज, और अंतिम जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वात, पित्त, कफ, संधिपातज प्रकृति। तो इस तरह से कुल 7 प्रकार की प्रकृतियां पूरे संसार में इंसानों की पाई जाती है, और इनको समझना भी आसान है अगर हम इनके लक्षणों को समझ सके। वात, पित्त, कफ के साइंस और सिम्टम्स अगर हम जानते हैं तो हम आसानी से किसी को भी जान सकते हैं कि वातज है, पित्तज है, कफज है। द्वंद्वज और संधिपातज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि दोनों सिम्टम्स एक साथ मैच कर जाते हैं। फिर कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा सेकेंड स्टेज में है, तो उस हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन बदलता रहता है। तो लेकिन मुख्य रूप से अगर हम किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, तो जैसे वातज प्रकृति का व्यक्ति है, एक दुबला पतला है, जिसका की स्किन रुक्ष है और बाल खुरदरे हैं, रूखे हैं, जो जल्दी जल्दी चल रहा है, और उसके जोड़ों से कटकट की ध्वनि, स्क्रबिंग एक्शन, क्योंकि जॉइंट में भी फ्लूइड उसके कम होने की टेंडेंसी रहेगी। तो इस तरह के व्यक्ति जो है वातिक प्रकृति का पहचान में आ जाएगा कि एकदम दुबला पतला सा एक्टिव, बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है। आप थोड़ी देर बैठा, फिर उठ के चला गया दूसरी तरफ, फिर वापस लौट के आया, वो ज्यादातर खड़ा आपको दिखेगा। इसी तरह से कफज प्रकृति का व्यक्ति है, जो स्थूल का है, मतलब उसका वजन 90-100 किलो के आसपास हो सकता है। त्वचा एकदम सॉफ्ट सपल होगी, शाइनी त्वचा होगी उसकी, जैसे जो कि कफज प्रकृति के विशेष लक्षण हैं। बाल उसके काले, घने और शाइनी पाए जाएंगे। आंखें चमकती हुई उसकी होंगी। वो गंभीर बुद्धि होगा, मतलब शांत से, किसी जल्दी गुस्सा नहीं होगा, शांति से किसी व्यक्ति की बात सुनेगा और उस पर धीमे से अपने शब्दों को बोलेगा। ये कफज प्रकृति के लक्षण है। वो हर चीज स्टैटिक होती उनकी, एकदम मूविंग टाइप की जो वातिज प्रकृति है वैसा नहीं है। वो आराम से धीमे धीमे सब काम करते हैं। इसी तरह से पित्तज प्रकृति का व्यक्ति जब आपको दिखेगा, वो एकदम अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, बाल जल्दी असमय सफेद होने की टेंडेंसी रहेगी। बाल गिरने भी, झड़ने भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि पकने की टेंडेंसी पित्त का उसमें प्रादुर्भाव ज्यादा है। पित्त और उसमें रक्त वर्णता की ज्यादा पाई जाएगी। चेहरे में गुलाबीनेस, रेडनेस की टेंडेंसी। एंगर इनमें ज्यादा होता है, गुस्सैल बहुत जल्दी हो सकते हैं, लेकिन उतने ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। इनमें स्किन डिजीजेस की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से हम सामान्य रूप से वातज, पित्तज, कफज अगर सिंगल प्रकृति वाले लोग हों, उनको पहचान सकते हैं, या उनमें डोमिनेंस इसकी है, ये पहचान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले नीम वैद्य हकीम हुआ करते थे, तो वो नाड़ी परीक्षण से ही पता कर लेते थे कि शरीर में कौन सा रोग है।
तो अब क्या डॉक्टर साहब आजकल की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई ऐसा एडवांस डिवाइस आ गया है, मैकेनिज्म आ गया है कि जिससे ये एग्जैक्टली हम पता किया जाता है कि पहले देखिए, पहले ना अल्ट्रासाउंड होता था, ना सीटी स्कैन होता था, ना पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती थी, और फिर भी रोग को पकड़ लेते थे आसानी से। तो अब आयुर्वेद ये जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं और ये जो एलोपैथी जो डॉक्टर्स करवाते हैं, उनको मानता है कि नहीं मानता है? देखिए, नाड़ी से तो आज भी ज्ञान नाड़ी का है। हो सकता है कि कई ग्रंथ इस समय काल में विलुप्त से हो गए हैं, और जो ट्रेडिशनल पेरेंटल जैसे फैमिली में ट्रेडिशनल था कि भाई अपने घर में दूसरा कोई नाड़ी वैद्य हुआ तो उसको भी वो ज्ञान दिया गया, उस तरह के भी ट्रेडिशन थोड़े कम होते चले गए, तो थोड़ा उसका ज्ञान का कमी जरूर देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाड़ी ज्ञान अवेलेबल नहीं है। नाड़ी को आप आसानी से जान सकते हैं। अगर आप नाड़ी पे उंगली रखते हैं तो आप दोष किस तरह के का है, वातिक प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है, या पैतिक प्रकृति का है, उसकी क्या व्यक्ति की प्रकृति है, उसमें रसरक्त आदि धातुओं की क्षय वृद्धि की अवस्था, वातादि दोषों की क्षय वृद्धि की अवस्था, ये सब पता चल जाती है। और इससे हम इंटरप्रिटेशन करके आसानी से जान सकते हैं कि ये रोग क्या है। इसका काफी हद तक पता चल जाता है कि वो किस नेचर का है। इसी के अलावा आजकल कई इंस्ट्रूमेंट्स भी, ऐसे गैजेट्स भी डेवलप किए गए हैं, जैसे नाड़ी तरंगिणी एक गैजेट है जिसके थ्रू जैसे ईसीजी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से बहुत सारे डाटा को जान करके उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वैसे ही नाड़ी के थ्रू भी आप ये डाटा जो मिलते हैं उनका एनालिसिस करके नाड़ी तरंगिणी द्वारा एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाई जाती है। वो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल इन्फ्लुएंजा फीवर H3N2 बहुत चल रहा है, तो ये कौन से दोष से प्रभावित होता है? कौन सा दोष होता है इसमें, जब ये इन्फेक्टेड जो पर्सन हो जाता है उसमें कौन सा दोष आ जाता है? देखिए, जितने ये इस तरह के ज्वर वाले ये जैसे इन्फ्लुएंजा है, ये वायरल फीवर है, वातज वात कफज प्रकृति के ये मोस्टली पाए जाते हैं। और इनमें जो कॉमन सिम्टम्स है, अगर लक्षण भी देखेंगे तो भी यही पता चलेगा कि भाई कॉफ है, सोर थ्रोट है, हेडेक है, नेजल कंजेशन या राइनाइटिस की कंडीशन है, या बॉडी में माइल्जिया है, लेथार्जी है, बॉडी पेन है, डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सब इन्हीं तरीके को इंगित करते हैं कि है ये वात कफज, लेकिन पित्त का भी अनुबंध होता है। तो त्रिदोषज की भी टेंडेंसी में ये पाए जाते हैं। पहले खांसी जुकाम सीजनल होता था, या फिर होता भी था तो कुछ दिनों में ठीक हो जाता था। अब ये लॉन्ग चलता है कि 15 दिन के बाद भी कंटिन्यू है ये, फिर ठीक भी हो जाते हैं, फिर वो दोबारा हो जाता है खांसी जुकाम। तो डॉक्टर साहब, इसमें फिर देखिए इम्यूनिटी भी डाउन होती जा रही है, तो आयुर्वेद में क्या इलाज है? देखिए, ये जो रिकरेंस है, ये ज्यादातर इसका कारण हमारी अपनी इम्यून सिस्टम के कमजोर होना है। तो इसके लिए तो जब कोविड हुआ था उसके बाद भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दी थी, और कि इम्यून सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारी चीजों को बताया भी गया था। आयुष काढ़े थे, गिलोय का प्रिपरेशन था, इम्यूनिटी की चीजें थी, च्यवनप्राश का रेगुलर इनटेक के लिए बताया गया था, हल्दी का प्रयोग दूध के साथ करने को बताया गया। इसके अलावा जो नाक में डालने के अड़ू तेल बताया गया, ताकि प्रिवेंटिव किसी एक्सटर्नल वायरस को या कोई इन्फेक्शन से बचाने को जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनसे बच सके। तो इम्यूनिटी को डेवलप करना, इसके अलावा हमारे आहार कैसा होना चाहिए उसकी गाइडलाइंस हैं कि अगर हम उन सब कुछ चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। और अगर फिर भी रिकरेंस हो रहा है इसमें, तो फिर वो दोष क्या इन्वॉल्वमेंट है उसको जान करके उसका चिकित्सा की जा सकती है। डॉक्टर साहब, कोविड ने वात पित्त के एग्रेशन को बढ़ाया, लोगों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी हुई, कुछ में जॉइंट्स पेन भी हुआ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये रिएक्टिव अर्थराइटिस है। क्या ये रिएक्टिव अर्थराइटिस परमानेंट अर्थराइटिस का भी रूप ले सकती है?
देखिए, अगर रिएक्टिव आर्थराइटिस या कोई किसी इसे जैसे लॉन्ग कोविड की कंडीशन में लोगों को आर्थराइटिस हो रही, तो होता क्या है कि जहाँ मसल, लिगामेंट, टेंडन के इंसर्शन साइट्स हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आने की टेंडेंसी, या कोई कंटिन्यूड जॉइंट इन्फ्लेमेशन या कैप्सूल्स में इन्फ्लेमेशन के चलते अगर वो कंटिन्यू रह रहा है, तो वो आपके जॉइंट को डैमेज कर सकता है। तो वो लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस की कंडीशंस होने की संभावना है, अगर उसका प्रॉपर समय से इलाज नहीं किया जाएगा। तो जैसे जिसको भी होता है, तो अगर समय से वो आयुर्वेदिक औषधियाँ या डॉक्टर का परामर्श ले, अगर आयुर्वेद में आ रहा है तो गुगलू का प्रिपरेशन है, उस स्टीम जॉइंट्स में रेगुलर देना, है ना? ताकि वहाँ के ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो सके, इन्फ्लेमेशन की टेंडेंसी कम हो सके। कई मेडिसिन्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि महाराष्ट्रादि कषायम है, या दशमूल कषायम है, इस तरह का शलाकी का प्रिपरेशंस है। ये सब दे करके हम इसको सबसाइड भी कर सकते हैं, और साथ में उसके अंदर जो जॉइंट में आमावस्था है उसका ट्रीटमेंट करके हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि ये कहेंगे कि हम इसको परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद क्या प्राकृतिक विकृति को भी ठीक करता है? सपोज जैसे हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, गठिया है, और डायबिटीज है, या अनुवांशिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी क्या आयुर्वेद में इनका भी इलाज है? देखिए, आयुर्वेद में इन सब चीज़ों का इलाज है, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक है, फैमिली से चला आ रहा है। लेकिन अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए, तो इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। और डाइट और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है वो है लाइफ़स्टाइल जनरेटेड ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, है ना? तो अगर हम अपने क्रिया को, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी सीज़नल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे के अपने काम को करेंगे, तो इन सब से डेफ़िनेटली बचा जा सकता है, और ये आपके अंदर रोग के रूप में उत्पन्न नहीं होंगे, या होंगे भी तो आप उसको आसानी से उसको कंट्रोल कर पाएँगे। नहीं, उस तरह से तो बचा जा सकता है, लेकिन अगर जैसे परिवार में किसी को है, दादी को है, तो और तो पोते को भी संभावना रहती है कि चांसेस होते हैं कि हाँ, हो सकती है ये बीमारी। तो ये इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? देखिए, वही मैंने बताया कि अगर हम अपने रोग के अनुसार, अगर हमें पता है कि भई इस व्यक्ति को जो है, इसकी फैमिली में डायबिटीज़ की अवस्था एक टेंडेंसी रही है, तो अगर हम एक तो डायबिटीज़ किन कारणों से बढ़ रही है उनको अवॉइड करेंगे। हम रेगुलर अपने नियमित व्यायाम को और सीज़नल वेरिएशन के अनुसार जो दोष के बढ़ने-घटने की टेंडेंसी, उन सबको भी कंट्रोल करते हैं। और अगर रिक्वायर्ड है तो प्रिवेंटिव मेडिकेशन आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा कर रहे हैं, जैसे विजयसार का पानी हम पी रहे हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेथी का पानी सुबह पी रहे हैं, है ना? तो जामुन की चूर्ण हम लेकर के खा रहे हैं, या बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं। हम नया अनाज नहीं खा रहे हैं, हम पुराना अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मल्टीग्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हम इन सब से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको सपोज अर्थराइटिस है, ओल्ड एज है, दोनों पाँव एकदम चला फिरा नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर साहब बॉडी सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। तो उसमें मतलब आप क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह से अपना एक सर्कुलेशन बना के रखें? देखिए, अगर सारे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं और वो मूवमेंट उसका हैम्पर्ड है किसी कारण से, तो भी आयुर्वेद में तो देखिए, शुरू से अगर देखा जाए तो योग में सूक्ष्म व्यायाम इंक्लूडेड है, जिसमें कि एक-एक जॉइंट का आप मूवमेंट कर सकते हो और उसके ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। योगा के बहुत सारे पोस्चर्स हैं, अनुलोम-विलोम, कपालभाति है, ये सब बॉडी के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को कम करेगा और जॉइंट की मूवेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव किसी पर्टिकुलर जॉइंट का करना है, नहीं हम उतनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो लोकल स्टीम्स भी हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि अगर घर के लेवल पे सोचेंगे, तो
आप बॉइल्ड वाटर गीजर के पानी में टॉवेल को रैप करके और निचोड़ के जितना गर्म आप सह सकते हो उतना अपने जॉइंट पे बांधो। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो जैसे सहजन की पत्ती है या एरंड की पत्र है, इन सबको बांध करके प्राचीन समय से ही इसका इन सब का इस्तेमाल होता आया है, जिसमें कि जॉइंट्स के पेन्स को और इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने में ये सब चीजें मदद करती। प्लस बॉडी मसाज एंड ऑल दैट, एंड हाँ, ऑब्वियसली बॉडी मसाज, पंचकर्म उसमें आता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पंचकर्म के द्वारा तो फिर आपको चिकित्सा के लिए विशेषता सेंटर पे जाना पड़ेगा वहां पे, और वहां पे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसके पंचकर्म के द्वारा इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। जैसे अलग अलग जगह पे बस्ती दी जाती है, जैसे अगर हमें घुटने में पेन है तो जानु प्रदेश कहलाता है, तो जानु बस्ती। कमर में दर्द है तो कटी प्रदेश कहलाता है, कटी बस्ती। इस तरह से वहां पे बस्ती देने का विधान है। ऑयल मसाजेस है, स्टीम बाथ है, लोकलाइज स्टीम देना जैसे नाड़ी स्वेद है, या हम धारा चिकित्सा करते हैं, पर्टिकुलरली डिकॉक्शंस या ऑयल्स या किसी और मिल्क के प्रिपरेशन से वो पर्टिकुलर ज्वाइंट में सिकाई करना उस लिक्विड से, या लीव्स के बंडल मसाजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, या पाउडर्स के बंडल मसाजेस हैं उनको दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। प्लस वात की यानी पेन की सबसे अच्छी चिकित्सा तो बस्ती चिकित्सा है, तो मेडिकेटेड एनीमाज आप कह सकते हो। तो औषधि का गुदा के द्वारा हम लोग पहुंचा के वात का जो विशेष स्थान है वंक्षण प्रदेश यानी कटी प्रदेश, वहां पे दे करके इसको बहुत अच्छा रिजल्ट है इन सब चीजों का जी, कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे और रोग को पूरी तरह से खत्म कर। रिवर्सिबल चेंजेस देखे गए हैं बहुत से पेशेंट्स हम लोगों के, जिसमें कि ज्वाइंट काफी डैमेज था और सर्जिकल रिक्वायरमेंट दर्शा रहा था, वो आफ्टर पंचकर्म पूरा रिवर्सिबल ज्वाइंट स्पेस नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं हम लोग। तो डॉक्टर साहब पंचकर्म प्रक्रिया क्या ये एक्सपेंसिव है? जी बिल्कुल, पंचकर्म प्रक्रिया अगर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कराई जाए तो सब्सिडाइज्ड है वो, वहाँ पे तो बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। बट अदरवाइज 1-1.5 घंटे का 2-2 घंटे के प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कि कॉस्टली मेडिकेटेड ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैन पावर लग रही है। ऑब्वियसली कॉस्ट इज देयर, बट बात वही आ जाती है कि हम किस चीज को देख रहे हैं। हम चिकित्सा अपनी कराने के लिए आए हैं, और खास बात ये है कि सिर्फ एक चीज की चिकित्सा यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो ओवरऑल ओवरहॉलिंग हो रही है। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, वैसे ही हमारे शरीर की ये सर्विसिंग है, ताकि हम अपनी उम्र व्यय स्थापनम इसको कहा गया, व्यय को स्थापित कर सके। यानी अगर हमारी एज 45 साल है तो हम 45 साल या 40 साल के लग सके तो आप उस लेवल को प्राप्त कर सकते हो। ज्वाइंट्स तो एक सेकेंडरी चीज है जो आपको मिलेगी ही इम्प्रूवमेंट, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के क्या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल, जो औषध है उसका बेनिफिट्स हैं तो उसके इफेक्ट्स हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो साधारण सी बात है, जैसे कि जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड के दौरान कहा गया काढ़े से लोगों को दिक्कत हुई, तो भाई अब जो उसमें औषधियां पड़ी थी वो उष्णवीर औषधियां थी सबकी सब, और एक पित्तज प्रकृति जो खुद ही उष्ण है उसको आपने गिलास भर भर के पिलाया तो क्या होगा, वो गैस्ट्राइटिस ही तो लेके आएगा। अगर चिकित्सक के पास जाकर के उस तरीके से इलाज कराते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। एक कफज प्रकृति वाला पी भी लेगा तो उसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में इतना कफ है तो कि वो कफ जो है उस उष्णता को कम करने में काम कर जाएगा, लेकिन पित्तज प्रकृति वाले को तो नुकसान होगा उससे। लोग हैं कि सुनी सुनाई बातों में बहुत जाते हैं। अब कहते हैं कि हल्दी बहुत फायदा करती है, तो अंधाधुंध लोग खाना शुरू हो जाते हैं, जबकि हल्दी कभी कभी ब्लड थिनर का भी काम करती है कि अगर सर्जरी के लिए जा रहा है या एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस दौरान हल्दी आपके लिए वर्जित है। और उसी तरह से डॉक्टर साहब जैसे यूरिक एसिड बढ़ा है तो लोग कहते हैं कि खट्टा खाइए, मतलब खट्टा मत खाइए, लेकिन नींबू फायदा करता है। तो इसी तरह से हमें अपनी प्रवृत्ति को समझना होगा, दिनचर्या को समझना होगा, दिनचर्या को समझना होगा, तभी हमारा खान पान सही रहेगा। ये नहीं कि हमने 4 लोगों से सुना कि भाई उनको फायदा कर रहा है तो हमें भी फायदा करेगा, ऐसा नहीं होना है। तभी देखिए लोगों ने काढ़े पिए तो कहेंगे कि हमें आयुर्वेद सूट नहीं किया, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद क्यों नहीं सूट कर रहा है उसको भी आप समझिए।
जी, बिल्कुल सही बात कर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, अन्न त्याग देते थे, कंद मूल फल पर ही जीवन जीते थे और लंबी आयु जीते थे। एक्टिवली वो एकदम हर चीज में, मतलब कोई उनको दिक्कत नहीं होती थी, कोई रोग नहीं होता था। तो क्या आज की जो हमारा जो एनवायरनमेंट बदल गया है, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, तो आज भी हम क्या उसी उनकी शैली पे जी सकते हैं कि हम अन्न छोड़कर हम वेजिटेरियन डाइट या फिर हम ये साग सब्जियों पर ही रहें? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अ, सिर्फ़ किसी चीज़ को देख के फ़ॉलो नहीं करना है। जी, जी। आखिर हमारी क्या प्रकृति हुँ, है ना? उसके अनुसार ही आहार-विहार निर्देश किया गया है। हुँ, हुँ, तो अगर जहाँ पे एक वातिक प्रकृति का व्यक्ति है जिसमें शरीर में ही रुक्षता है जिसकी हुँ, सामान्य तौर पे, और अगर वो रूखा अन्न खाएगा तो हुँ, रुक्षता को और बढ़ाएँगे हम। हुँ, है ना? वहीं पे अगर उसको 1 चम्मच घी और या जो भोजन में तेल का प्रयोग है, वो हुँ, अगर वो नहीं करेगा, तो हुँ, अपने रोगों को बढ़ाएगा। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसी के हिसाब से उसको आहार, अन्न का सेवन करना चाहिए। हुँ, इसी तरह से अगर एक स्थूलकाय व्यक्ति है जो अपने कफ को कम करना चाहता है, वेट लॉस के प्लान कर रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर वो इस तरह की डाइट पे जाए, क्योंकि वो रुक्षता को बढ़ा रहा है अपने शरीर में, तो अपने कफ को कम करने में मदद कर रहा है। हुँ, वैसे भी जो ये अन्न जो हम कच्चा खाते हैं, वो अ, हमारा आसानी से पचता है, और तो उसको देखते हुए वो ठीक है, लेकिन फिर इन सब प्रकृतियों के अनुसार उसका मिक्स प्रयोग करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी बैलेंस डाइट तभी रहेगी। बैलेंस डाइट रहेगी। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे शरीर में डेफ़िशिएंसी हो जाती है अक्सर के, तो ये एलोपैथी में आयरन टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, विटामिन्स सप्लीमेंट्स वग़ैरह देते हैं। विटामिन डी की कमी हुई तो वो उसकी भी टैबलेट्स होती हैं। कैल्शियम की कमी हुई, एक सर्टेन एज के बाद तो लेडीज़ में अक्सर कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो कैल्शियम रेगुलर खाना है। तो क्या ऐसे कुछ औषधियाँ हैं कि आयुर्वेद में भी कि हमें रेगुलर हम ले सकते हैं? जी देखिए, आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो रसायन के रूप में बहुत सारी औषधियों का वर्णन है। हुँ, जैसे आँवले का है, हुँ, आँवला अपने आप में रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, हुँ, आयरन है, हुँ, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती है। हुँ, हुँ, वो उसको आयुर्वेद में शास्त्र में साफ-साफ लिखा है, केवल आम्लक रसायन, यानी सिंगल आँवला ही वो अपने आप में रसायन है अकेले। हुँ, उसके लिए उसके कॉम्बिनेशन, उसके डिफरेंट फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हालाँकि आँवला सबको सूट नहीं करता, तो उस प्रकृति के अनुसार भी उसकी चटनी या आँवले का मुरब्बा, इस तरह का भी विधान किया गया उसको। हुँ, तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, हुँ, जिनका कि इस्तेमाल करके, जैसे कि सहजन का प्रयोग आजकल तो बहुत कॉमन है कि सहजन कैल्शियम का, आयरन का रिच सोर्स है, प्रोटीन्स मिल रहे हैं। हुँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो क्षेत्रीय लेवल पे गाँव-वाँव में भी कहा है कि ये सहजन के पेड़ लगाएँ, और हुँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ज़रूर खिलाएँ, हुँ, ताकि जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो सब कवर हो सके। तो ये ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका कि हुँ। हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वेजिटेरियन मतलब डाइट के लिए कहेंगे कि नॉन-वेज डाइट के लिए? क्योंकि नॉन-वेज डाइट तामसी भोजन होता है और आयुर्वेद में जनरली कहा गया है कि सात्विक भोजन करना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हुँ, ये तो व्यक्तिगत चॉइस भी हुँ, है ना? हुँ, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं हुँ, कि हम उसमें से कौन-सा जैसे नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें हुँ, से कौन से नॉन वेजिटेरियन मांस क बेहतर बताया गया है। आयुर्वेद में तो बहुत वृहद तरीके हुँ। से नॉन-वेज डाइट के बारे में भी बताया, वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताया लेकिन कि हम महर्षि चरक ने तो डॉक्टर साहब पहले वेजिटेरियन डाइट रखी है, फिर तीसरे नंबर पे ये नॉन-वेज। लेकिन हुँ, चैप्टर तो सेम मांसाहार तीसरे है ना? नंबर पे। चैप्टर तो सेम है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अ, वर्जित की केस है। हुँ, हुँ, लेकिन हाँ, अगर हम जो वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, तो हुँ, वो अच्छा है, क्योंकि वो शरीर के लिए सात्विक और हितकारी ही है, हुँ, मैं तो यही कहूँगा। हुँ। बाकी ये पर्सनल चॉइस है। ओके, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में एलोपैथी और होम्योपैथी कितनी शामिल है?
देखिए जैसे होम्योपैथी की बात करें तो जो औषधियाँ जैसे स्ट्राइकनक्सोमिका है, कुचला हमारे यहाँ है, तो ऐसे पेड़ों के एक्सट्रैक्ट्स से ही होम्योपैथी का जनन हुआ है और उसके एक्सट्रैक्ट्स का अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बना करके उसका डाइल्यूशन करके उसकी पावर बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ वो हमारे हिसाब से वो लो पावर होती है, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स हैं, लॉज़ हैं दोनों चीज़ों के। बट इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी नहीं देखा कि होम्योपैथी और आयुर्वेद को आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्ट करी हो। और जहाँ तक एलोपैथ की बात आती है तो बहुत से प्रैक्टिशनर्स हैं जो मिक्स फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में दे रहे हैं और सफल चिकित्सा कर रहे हैं और बाकी आयुर्वेद अपने आप में इक्विप्ड है और हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती एलोपैथ दवा देने की। ज़रूरत पड़ती है तो हम रेफ़र कर देते हैं। जैसे सर्जिकल केसेस है, कोई पेशेंट है तो उसमें रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली वहाँ जाएगा। कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है और लग नहीं रहा कि नॉर्मल लेवल पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दी और आयुर्वेद एक बृहद विषय है। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही नए टॉपिक सामने आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पर लेना चाहूंगी। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में। धन्यवाद। धन्यवाद।